नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 जीएस पेपर का हल प्रश्न पत्र। तो ये पेपर आपका 29 जुलाई 2018 को कराया गया था, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम। इसके बाद जो नई भर्ती आई है 2018 के बाद 2025 में आपका भर्ती देखने को मिला है। तो 2018 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो जीएस में कुल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। तो ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में इस कथन का उल्लेख है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। तो डी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा सवाल है, यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम यहाँ पे आप देखेंगे कुमार देवी है। तो ए का हो जाएगा तीसरा। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या है? कुमार देवी। तो ए का तीसरा हो गया। फिर समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी है। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है कुबेर नागा। तो सी का हो जाएगा दूसरा। और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम है अनंत देवी। तो डी का हो जाएगा चौथा। सी का दूसरा और डी का चौथा हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? आप देखेंगे 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा सी विकल्प। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया, यह भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। और दूसरा दिया गया है कि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि ये चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा जो है लिखा गया है। और अर्थशास्त्र ये भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। और इस ग्रंथ में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। तो इसमें आपका मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है इस पुस्तक में। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टता शहरों में से एक के रूप में बताया है? तो इब्न बतूता ने। यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है रेहला, यात्रा वृत्तांत है ये, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया रेहला। ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। यह विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा। सुल्तान ने उसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश कह सकते हैं नियुक्त किया। तो राजधानी दिल्ली को पहली बार जब उसने देखा तो दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में इसने बताया। तो इब्न बतूता सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए कई प्रावधान किए, जिसमें ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की। फिर नगर में नगर पालिकाएँ स्थापित की। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग और तालुका इसने बनाया। फिर सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित कर दी इसने। तो यहाँ पे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके समय में पहला नियमित जनगणना भी शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में। तो यदि सवाल पूछा जाए आपसे कि भारत का पहला नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुआ, तो रिपन के ही शासनकाल में। और पहली जो जनगणना शुरू हुई थी
1872 में भारत में पहली जनगणना जो हुई वो मेयो के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के। तो 1872 में पहली जनगणना शुरू हुई, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई, लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल से। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 दिन, 14 दिन, 21 या फिर 30 दिन। तो सही विकल्प होगा यहाँ पे बी ऑप्शन 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, और महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो यह सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है नोटिस देना होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो ये किया गया है भाग 9 में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था की गई है, और जिसे त्रिस्तरीय या 3 सोपानों वाली पंचायती राज व्यवस्था, ये बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 की सिफारिश का ये परिणाम था। और हमारे मूल संविधान में इस अधिनियम को अनुच्छेद 40 में एक व्यवहारिक रूप में वर्णित किया गया है। तो ये पूछा ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से है ये। तो यहाँ पे भाग 9 याद रखिएगा किससे संबंधित है? पंचायत राज के 3 सोपानों की व्यवस्था से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो यहाँ पे गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कहाँ पे तेल शोधनशाला नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। गुजरात में जो कि जामनगर में तेल शोधनशाला है, गुजरात के जामनगर में तेल शोधनशाला है। केरल में देखा जाए तो केरल में भी तेल शोधनशाला है कोच्चि में, केरल में भी तेल शोधनशाला है आपका कोच्चि में। पश्चिम बंगाल में भी तेल शोधनशाला है हल्दिया में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल शोधनशाला है। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है तेल शोधनशाला नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हंटर रिवर है, फ्लिंडर्स रिवर है, ऑरेंज रिवर है, गिलबर्ट रिवर है। तो कौन सा नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो इसमें ऑरेंज रिवर, सी ऑप्शन जो दिया गया है ये सही हो जाएगा आपका। हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर और गिलबर्ट रिवर ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, जबकि ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? तो ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ये सबसे लंबी नदी। तो पूछा जाए आपसे सवाल कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑरेंज रिवर है ये। बाकी हंटर हो गया, फ्लिंडर्स और गिलबर्ट ये ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना जनसंख्या का ह्रास यानी कि कमी अभिलिखित हुआ है? कमी कहाँ पे दर्ज हुआ है जनसंख्या में? तो ये नागालैंड में हुआ है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो नागालैंड में -0.6% की कमी दर्ज की गई 2011 की जनगणना के अनुसार। केरल में वृद्धि हुआ था 4.9% की दर से। सिक्किम में भी वृद्धि हुआ था 12.9% की वृद्धि हुई थी। मणिपुर में भी वृद्धि हुआ था 24.5%। कमी कहाँ दर्ज की गई? नागालैंड में -0.6%। तो नागालैंड केवल ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या का ह्रास हुआ था 2011 में। अगला सवाल है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो सर्वाधिक प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण में जन्म नियंत्रण है।
सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के संबंध में सर थॉमस माल्थस ने महत्वपूर्ण नियम बताए। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि इनको उपलब्ध खाद्य आपूर्ति ये आपका अंकगणितीय गति से बढ़ता है। तो इस प्रकार दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कई उपाय भी बताए, किंतु उसमें सबसे प्रभावी उपाय वो नैतिक नियंत्रण या जन्म नियंत्रण को उन्होंने बताया है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? तो इसमें आपका पारिस्थितिक तंत्र ये आपका जियोम नहीं है, सी विकल्प सही हो जाएगा। बायोम या जियोम, तो बायोम पूछा जाए या फिर जियोम, ये पारिस्थितिक तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसे ही बायोम कहते हैं। बायोम के अंतर्गत जो सम्मिलित हैं उनमें सदाहरित वन बायोम है, पर्णपाती वन बायोम है, सवाना बायोम है, घास का स्थल है, भूमि बायोम, मरुस्थली या रेगिस्तान बायोम है, टुंड्रा बायोम है। तो पारिस्थितिक तंत्र ये आपका बायोम नहीं है, बल्कि किसी बायोम में एक ही प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यूपी स्पेशल का ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये काफ़ी फेमस है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी जिले में है ये दुधवा नेशनल पार्क, और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? तो दुधवा नेशनल पार्क है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला कितना है? तो ये जब करेंट में पूछा गया था 2018 में पेपर हुआ था 2.2 था, और भारत में वर्तमान में कुल प्रजनन दर कितना है? तो 2.0 है। तो ये सवाल याद रखिएगा कि वर्तमान में कितना है, तो 2.0 है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1921 को, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना की शुरुआत सन 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ये आपको बताया गया। किंतु नियमित जनगणना जो है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से हुआ। उसके बाद भारत की जनगणना में 1911 से लेकर के 1921 तक जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी, कम थी। इसलिए वर्ष 1921 को जनगणना वर्षों में से भारत की जनगणना का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। तो ये सवाल कई बार यूपी PCS में भी पूछा हुआ है। तो 1921 को महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। SRI विधि संबंधित है किससे? तो यह सवाल आप देख सकते हैं, SRI पद्धति ये धान से संबंधित है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके द्वारा पानी के बहुत कम प्रयोग से भी धान का बहुत अच्छा उत्पादन संभव होता है। तो इसे सघन धान प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में SRI विधि से जाना जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है फसल, दूसरी तरफ कीट दिया गया है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो मूंगफली में दिया गया है फली छेदक रोग, ये आपका सुमेलित नहीं है, पहला ही। मूंगफली में फली छेदक रोग नहीं लगता है, क्योंकि फली छेदक रोग ये चना से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये चना से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये मिलान सही है आपका, धान में बंका रोग लगता है और मक्का में तना छेदक लगता है। बाकी तीनों सुमेलित हैं, केवल ए ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। मूंगफली में जो रोग लगता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूंगफली में जो रोग लगता है उसमें आपका रस्ट या गेरुआ रोग होता है, रस्ट या गेरुआ रोग ये आपका मूंगफली में लगता है। अगला सवाल देखते हैं,
मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता पूछा है कितना होगा। मक्का आलू मूंग, तो इसका फसल जो सघनता होगा वो 300% होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो फसल सघनता का जो फार्मूला होता है निकालने के लिए, तो यहाँ पे मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता जो है ये 300% है, क्योंकि फसल चक्र की सघनता से आशय एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या से है। तो मक्का आलू मूंग ये तीनों एक ही वर्ष में अलग अलग समय में उगाई जाती हैं, इसलिए जो इस फसल चक्र की सघनता है वो 300% है। क्योंकि किसी फसल चक्र की सघनता ज्ञात करने के लिए उसमें सम्मिलित फसलों की संख्या में 100 का गुणा करके फसल चक्र की अवधि जो कि एक वर्ष से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 में आपका गुणा हो जाएगा 100 से, और किससे भाग दिया जाएगा, तो एक वर्ष में यदि हो रहा है तो 1 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आएगा 300%। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सही सुमेलित नहीं है पूछा है, फसल और प्रजाति। तो इसमें आप देख लीजिए, मूंगफली का कौशल एक प्रजाति है, सही है। सरसों का वरदान ये भी प्रजाति है, ठीक है। अलसी चमत्कार ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। अलसी जो है, अलसी की प्रजातियाँ आपका उपास्था है, अभिनव है, अभिषेक है, तो ये सब जो है अलसी की प्रजातियाँ हैं। चमत्कार जो है ये अलसी की प्रजाति नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। चना का प्रजाति उदय है, ये भी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। तो ये है खसरा रोग, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। क्षय रोग हो गया जिसे टीबी बोलते हैं, टिटनेस हो गया और हैजा हो गया, ये तीनों, ये और डिप्थीरिया भी आता है, सिफिलिस, कुष्ठ रोग, ये सभी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं जिसका निदान प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के द्वारा किया जा सकता है। जबकि खसरा एक विषाणु जनित रोग है। ये खसरा कैसा रोग है, तो विषाणु जनित ये रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है जिसका निदान प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिए, कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, ठीक है। रेडियो के जनक कार्ल बेंज नहीं है। रेडियो की खोज कार्ल बेंज ने नहीं की थी, गुग्लिमो मार्कोनी ने किया था। तो शॉर्ट फॉर्म में इनको मार्कोनी बोला जाता है। तो रेडियो की खोज किसने की, मार्कोनी ने। तो बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। बैरोमीटर ई टॉरिसेली सही है। डायनमो के जो आविष्कार करता हैं वो माइकल फेराडे हैं। बाकी सभी सही हैं, बी विकल्प यहाँ पे सुमेलित नहीं है। संचार उपग्रह सदैव, तो संचार उपग्रह सदैव आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भू स्थिर रहते हैं, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो इनमें जर्मेनियम जो है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी धातुओं जिनमें चालक धातु जो होते हैं का यह सामान्य गुण है कि उन्हें गर्म करने पर उनकी चालकता घटती है, परंतु कुछ ऐसे चालक पदार्थ हैं जिनमें यह गुण विपरीत होता है, अर्थात गर्म करने पर उनकी चालकता और बढ़ जाती है। ऐसे चालक पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं या सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम भी आता है आपका और सिलिकॉन भी आता है। सवाल कई बार यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है कि निम्न में से अर्धचालक कौन सा है या सेमीकंडक्टर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम ये अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषट्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, यदि 2x + 2/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है 7/8।
और अगला जो सवाल है, 3 सवाल आप देख सकते हैं गणित से पूछा हुआ है। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल पूछा गया है कितना होगा, तो दूसरा मूल होगा +1। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 28वां सवाल है कि मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। तो करंट अफेयर्स का सवाल था। तो जो विजय प्रहार संपन्न हुआ था वो राजस्थान में संपन्न हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और तो सैन्य अभ्यास से भी आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सवाल पूछा हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल से भी एक सवाल था। 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो इस तरह के सवाल आपको करंट अफेयर्स में भी कवर करा दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स का एक वीडियो अपलोड किया गया है, तो यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया गया करंट अफेयर्स का, और आगे भी सीरीज करंट अफेयर्स का आपको चलाया जाएगा, तो उसे देखते रहिएगा। उससे सब करंट अफेयर्स आपका जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सब कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइना नेहवाल सही था, ये ऑप्शन। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब जीता था। अंतिम सवाल जो पूछा हुआ था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कितना था। तो 2018 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 138वां था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेकिन करंट में यदि पूछा जाए आपसे कि 2025 में, मान लीजिए यही सवाल आ गया कि 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान है 151वां। 151वां स्थान है भारत का। 2024 में भारत का स्थान था 159वां। तो 2024 का पूछे या 25 का पूछे, आप दोनों याद रखिएगा। कभी कभी आपका कोड के माध्यम से भी बनाने के लिए दिया जाए कौन सा कथन सही है। तो 2024 में 159वां स्थान था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और 2025 में 151वां स्थान है। तो ये याद जरूर रखिएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका LT ग्रेड 2018 का पेपर, जो कि आप देख सकते हैं ये पेपर 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। बाकी आपका जो 120 सवाल होता है वो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है, और 30 क्वेश्चन GS से पूछे जाते हैं। तो 29 जुलाई 2018 को ये पेपर कराया गया था। उसके बाद सीधे आप देख सकते हैं कि 2025 में भर्ती देखने को मिली है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे GS में पूछे गए थे। और यदि आप GS पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे LT ग्रेड एग्ज़ाम के लिए GS का मॉडल पेपर कराया जा रहा है। अभी तक कुल 22 मॉडल पेपर जो है करा दिए गए हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख लीजिएगा बारी बारी से। प्रीवियस ईयर GIC प्रवक्ता हो गया, GS का जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए उन सब का GS का पेपर अपलोड किया गया है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।